कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 25 मार्च 2022 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ के साथ कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 12 है। इससे पहले मैं आपको 11 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आपने वो 11 सेट कवर कर लिए तो आपका जीके और जीएस में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो चुका होगा। आपकी जीके और जीएस की तैयारी बेहतर है। आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में 100+ क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। सबसे पहला अब आपको पता होना चाहिए, भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग इस साइड राइट साइड हमारा होता है पूर्वी तट, लेफ्ट साइड होता है हमारा पश्चिमी तट, या पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। क्लियर है जी। तट रेखा से क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में सेट करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसी डायग्राम से कवर कराने वाला हूं, जो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्वी तट। पूर्वी तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। क्लियर है जी। पश्चिमी जो तट होता है भारत का, उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है आपका मालाबार तट बोलते हैं उसको। डायरेक्ट मालाबार तट पश्चिमी तट को कहा जाता है, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, तट रेखा स्टेट वाइज कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, या ऐसे भी बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड से कवर करेंगे पश्चिमी तट से पहले। केरल और कर्नाटक के मध्य के तट को क्या कहा जाता है बच्चों? मालाबार तट कहा जाता है। यदि बात करें पूर्वी तट के अकॉर्डिंग, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट के जो तट रेखा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? जो मिडिल में है, देखिएगा यहाँ पर जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी तट इस साइड को और पश्चिमी तट दोनों साइड को मिलाती है, कौन सी पहाड़ी है वो? आपकी नीलगिरी की पहाड़ी कहलाती है। अब बात करें कर्नाटक और गोवा के मध्य के तट को क्या कहा जाता है? केंद्रा तट नाम दिया गया है। बात करें गोवा और दमन के मध्य के तट को कोंकण तट नाम दिया गया है। दमन और गुजरात के मध्य के तट को काठियावाड़ तट कहा गया है। एक बार मैं पश्चिमी तट के दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, फिर पूर्वी तट के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1 पर आपका आता है केरल, अच्छे से माइंड में सेट करना है। नंबर 2 पर आता है आपका कर्नाटक, पश्चिमी तट के राज्यों में केरल, कर्नाटक। नंबर 3 आता है गोवा। नंबर 4 आता है आपका गुजरात। मेन 4 राज्य हैं पश्चिमी तट पर स्थित। 4 राज्य कौन कौन से? गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब बात करें पूर्वी तट के जो राज्य हैं वे कौन कौन से बच्चों? पूर्वी तट के आपके राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जो मेन राज्य है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्लियर है जी। इतना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें पूर्वी जो तट है, पूर्वी तट में महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है। पश्चिमी तट के जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? सादरी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को सादरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब बात हमारी है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? राइट आंसर क्या होगा? महेंद्रगिरी। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पश्चिमी घाट के पर्वत को क्या कहा जाता है? सादरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। डेल्टाई क्षेत्र किन किन 2 राज्यों के मध्य है? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मध्य आपका डेल्टा क्षेत्र स्थित है। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। अब बात करें हम जो हमारे 5 वैसे तो बैठते हैं 5 राज्य, कौन कौन से? इसमें आपका उड़ीसा मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है, क्योंकि तट रेखा मैं कवर करा रहा हूँ। पूर्वी घाट के जो 4 राज्य हैं मैं कंप्लीट ही बता देता हूँ, क्योंकि कंप्लीट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूर्वी घाट के 4 राज्य कौन कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए। पूर्वी घाट के नंबर 1 आपका तमिलनाडु, नंबर 1 राज्य है आपका। नंबर 2 आपका आता है आंध्र प्रदेश, AP से डिनोट कर देंगे इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, आंध्र प्रदेश। नंबर 3 राज्य कौन सा है बच्चों? उड़ीसा। नंबर 4 राज्य आपका कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। ये आपके पूर्वी तट के 4 राज्य हैं। जबकि पश्चिमी तट के जो राज्य हैं उनको भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि तट रेखा के अकॉर्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्लीट में अब बताने लग रहा हूँ आपको। सबसे पहले पश्चिमी तट का राज्य क्या है? केरल। क्लियर है जी। नंबर 2 आपका कर्नाटक, केरल,
कर्नाटक, केरल आपका ये रहा, कर्नाटक आपका ये रहा, ठीक है। नंबर 3 है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, नंबर 3 आपका महाराष्ट्र, नंबर 4 आपका गोवा, नंबर 5 आपका गुजरात। कंप्लीट कितने राज्य हैं? 4, 5। आपके पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हो गए आपके? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। पूर्वी तट के राज्य कितने हैं? 4। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पूर्वी तट के पर्वत को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट के पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। सब मैं आपको कवर करा चुका हूँ, क्लियर है जी। अब इससे इसी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या बन सकता है? महेंद्रगिरी तो मैं आपको बता चुका हूँ। महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंचा शिखर है, उड़ीसा का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी है, ठीक है जी। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, क्लियर है जी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछ लेता है एग्जाम में तो वो होती है आपकी अन्नाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की तो महेंद्रगिरी हो चुकी, ठीक है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? वो आपकी है अन्नाईमुड़ी। लंबाई कितनी है इसकी? ऊंचाई कितनी है इसकी? 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें, ठीक है जी, देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, कंफ्यूज होना नहीं बिल्कुल भी। यदि बात करें पश्चिमी घाट, 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों कंफ्यूजन पैदा करते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी आपकी अन्नाईमुड़ी, क्लियर है जी, अन्नाईमुड़ी। विश्व की जीके के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कवर कराऊंगा साथ के साथ। बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यदि बात करें दक्षिण भारत की, क्या बात करें? दक्षिण भारत के अंतर समझ लो क्वेश्चन में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी, डोडा बेटा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डोडा बेटा। डोडा बेटा सर्वोच्च शिखर किस पहाड़ी का है? नीलगिरी पहाड़ी का। किस पहाड़ी का? नीलगिरी पहाड़ी का, क्लियर है जी बात। यदि बात करें अब कंचनजंगा की, 3 क्वेश्चन बनते हैं विश्व की जीके के अकॉर्डिंग। विश्व का सर्वोच्च शिखर, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। यदि बात करें विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। यदि बात करें भारत का सर्वोच्च शिखर, K2 गॉडविन आइंस्टीन। यदि बात करें भारत का, भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर, तब आपका राइट आंसर आता है कंचनजंगा। भारत का, भारत में स्थित पूछा जाता है कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 गॉडविन आइंस्टीन। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, क्योंकि K2 गॉडविन आइंस्टीन है ना हमारा हिस्सा है भाई साहब, ठीक है, लेकिन भारत में स्थित नहीं है, ये भारत की ज़मीन में नहीं है, क्लियर है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गोची त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोची त्योहार बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में आपका गोची त्योहार मनाया जाता है। फरवरी के महीने में मनाया जाता है ये हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या होता है बच्चों, जिन घरों में ना पिछले वर्ष पुत्र का जन्म हुआ होता है ना, उन्हीं घरों में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह एक प्रकार का पुत्र जन्म को समर्पित त्यौहार है। ऐसा भी पूछा जाता है, पुत्र के जन्म पर मनाया जाने वाला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बीजों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 भागों में बांटा गया है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ना एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका एक बीज पत्र वाले पौधे, एक बीज पत्र वाले पौधे को एक बीजपत्री और 2 बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शतरंज का खिलाड़ी है जी। 31 वर्षीय थे 2021-22 में जब वर्ल्ड चैंपियन बने थे, क्लियर है जी। 5वीं ये 2000 है ना, एक डेट याद रखनी है आपको, 11 दिसंबर 2021 को 5वीं बार शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इमामबाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब आपको सबसे पहले ये टॉपिक कवर करना है, विश्व विरासत धरोहर में स्थित स्थल जो है जितने भी भारत के हैं सभी को कवर करना है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा विश्व विरासत स्थल कहां पर स्थित है, किसने इसका निर्माण कराया था, कब इसका निर्माण कराया था और किस चीज के लिए फेमस है।
यदि आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो 1 से 2 नंबर आपका प्रत्येक एग्जाम में फिक्स है कि बिल्कुल राइट होना ही होना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इमामबाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को कवर करके काम नहीं चलने वाला है, कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे इसकी। क्लियर है जी? उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? किस उत्तर प्रदेश के राज्य की? लखनऊ। कहां पर स्थित है बच्चों? लखनऊ शहर में स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बड़े इमामबाड़े को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है जी? बड़े इमामबाड़े को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। बड़े इमामबाड़े का निर्माण जो कराया था, किसने कराया था? एक नाम याद रखना है आपको, नवाब आसफ नवाब आसफ उद्दौला। नवाब आसफ उद्दौला ने कराया था। कब कराया था? 1784 ईस्वी में से लेकर 1791 तक बना था। इतना समय लगा था बच्चों इसको बनने में। यह विशाल गुंबद नुमा हॉल है जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ये चौड़ा है। क्लियर है जी? ऐसे जीके की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। जहां गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वहां पूरे वाला मौसम बनता है। चलो, अब गर्म जल धारा, महासागरों की गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं कैसे बनती है, कहां कहां गर्म पाई जाती है, कहां कहां ठंडी जल धाराएं पाई जाती है, और इनका निर्माण कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको इसी स्लाइड में कवर कराने वाला हूं। सभी स्टूडेंट देखिए, जैसे हमारा ये क्या है बच्चों? ये हमारा ग्लोबल है, सभी को पता होगा। मिडिल में जो भाग, दो भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो इसके उत्तर की साइड होती है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तर की साइड जो रेखा होती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो 23.5 दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण की साइड होती है इसको 23.5 डिग्री वाली को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये हमारा है कौन सा? ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। अब ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट, ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा होगा। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे ही जलधाराएं जाएगी तो क्या होती जाएगी? वो ठंडी होती जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लेना है अच्छी तरीके से। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की साइड जाते जाते जलधाराएं ठंडी होती जाती है, चाहे वो आपके नॉर्थ पोल की साइड जाती है, चाहे वो आपके साउथ पोल की साइड जाती है। यदि मैं बात करूं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड आते आते जलधाराएं गर्म होना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जितनी भी जलधाराएं पाई जाएंगी वो गर्म जलधाराएं कहलाई जाएगी। जबकि कर्क रेखा से ऊपर पोल की साइड और मकर रेखा से पोल की साइड जितनी भी जलधाराएं होंगी वो आपकी ठंडी जलधाराएं होंगी। विश्व में घास के मैदान का भी कॉन्सेप्ट आपका यही है, जलवायु वाला कॉन्सेप्ट भी आपका यही है, रेगिस्तान वाला भी कॉन्सेप्ट आपका सेम टू सेम यही है, मानसून वाला भी कॉन्सेप्ट आपका सेम टू सेम यही है। इसलिए आपको अच्छे से कवर करना जरूरी है। जितनी जलधाराएं गर्म होंगी, कौन सी ठंडी होगी, किस महासागर में पाई जाएगी, ये भी मैं आपको कवर करा दूंगा सब कुछ ट्रिक से। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जहां गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वहां पूरे वाला मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई द्वारा बाजार स्थितिकरण योजना में आरंभ किया गया था। आरबीआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युतीय विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? वोल्ट होता है। यहां से एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, वो कवर करिएगा साथ के साथ। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक में ना दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम, दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ना एक बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करे, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच ना विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ये भी तो पता होना चाहिए, 1 वोल्ट कैसे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का पहला सत्र खालिस्तान को आयोजित किया था। इस क्वेश्चन के साथ में लगभग आपको 10 से 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन संविधान के कवर कराऊंगा जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, पहला सत्र कब हुआ था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है यहां से,
कि जो संविधान सभा के पहला अधिवेशन हुआ था, पहला सत्र हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 तारीख को जो सत्र हुआ था उसके स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। जो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सत्र हुआ था उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है जी। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है डायरेक्ट वाले, ठीक है जी। 12 अनुसूची है, ठीक है जी। 22 भाग है, 22 के 22 भाग 3 लाइन में ट्रिक्स में आपको कवर करा चुका हूं। 12 की 12 अनुसूची 1 लाइन में कवर करा चुका हूं। यह बेहतरीन तरीका है जीके और जीएस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट को कहा जाता है। जूट के पौधों को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। क्लियर है। जूट यदि बात करें सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादक होता है इसका? किसमें होता है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होती है। जूट बोले कौवा काटे, कौवा क्या होता है? पक्षी, पक्षी बोले तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, मेघदूत पुस्तक खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अब मैं आपको साथ के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 10 प्लस क्वेश्चन इस स्लाइड के साथ मैं आपको कवर कराने वाला हूं। बात करें मेघदूत पुस्तक किसने लिखी थी? कालिदास की। अब यदि एग्जाम में मेघदूत ने पूछकर कालिदास की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछी जाए, वो भी तो कवर करना जरूरी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कालिदास की। मेघदूत हो चुकी है, एक है रघु, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लघुवंशम। आपका रघुवंशम किसकी है पुस्तक बच्चों? ये रचना ये भी आपकी कालिदास की है। एक है आपका कुमार संभव, कुमार संभवम, ये भी आपकी कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपकी कालिदास की है। बात करें पाणिनि की, पाणिनि की है मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, रचना है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि जी है, ठीक है जी। अब बात करें जयदेव की पूछी जाती है, जयदेव की गीत गोविंद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। बाण भट्ट, बाण भट्ट की पूछी जाती है कादंबरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है कादंबरी के लेखक कौन है? आपके बाण भट्ट है। एक पूछी जाती है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, उसके लेखक कौन है? अशुघोष उसके लेखक है। एक पूछी जाती पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक कौन थे बच्चों? इसके लेखक थे ज्ञानक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? वास्को डी गामा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डी ऑप्शन पर दिया गया। ये जानकर रखा गया है बच्चों, क्योंकि 1498 में आए थे। क्लियर है। ये चौथे नंबर पर दिया गया है, लेकिन इसके सामने ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है। ऑनलाइन एग्जाम में भी आजकल ये पैटर्न चल रहा है, सी ऑप्शन डी पर दिया गया है। कुछ स्टूडेंट इसे डी समझकर डी लगा देंगे, तो राइट आंसर नहीं होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी देखना है कि है हमारा राइट आंसर सी, चाहे वो पहले नंबर पे दे रखा है, चाहे वो दूसरे पे दे रखा है, चाहे वो तीसरे पे दे रखा है, जो उसके सामने लिखा हुआ है ना वही आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1998 में आए थे। डेट पता होनी चाहिए, 1998 नहीं 1498 में आए थे। डेट पता होनी चाहिए, 1498 तो सभी को पता है। पूरी डेट यदि पूछी जाए तो मैक्सिमम 50 से 70% स्टूडेंट को नहीं पता है। 20 मई थी, क्या थी जी आपकी? 20 मई 1998 याद आ रहा है बच्चों। 20 मई 1498 को आए थे। आए कहां पर थे? केरल में। केरल का भी सभी को पता है, बच्चे को पता है केरल में आए थे वो, 1498 में आए थे। लेकिन केरल के किस जिले में आए थे, जिले का भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है कि कोझिकोड, केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, कालीकट बोले तो काप्पड़, काप्पड़ गांव है जी, काप्पड़ गांव। 91% स्टूडेंट को काप्पड़ गांव के बारे में नहीं पता होगा, पहुंचे थे यहां पर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तत्कालीन शासन जो थे, राजा थे उस टाइम, उनका नाम क्या था? जमोरीन। क्या नाम था जी? जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल नंबर 24 आपका
है, आर्टिकल नंबर 24। अब बात करें आर्टिकल नंबर 21 में क्या है बच्चों, आर्टिकल नंबर 21 में आपका प्राण एवं देही स्वतंत्रता का संरक्षण है। बात करें आर्टिकल नंबर 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल नंबर 20 की बात करें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत दिया गया है। आपको जीके जीएस की तैयारी ऐसे ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ऑप्शन बी क्या कहता है, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, किसी विलग निकाय में कुछ संवेग संरक्षित होते हैं। यदि आपको साइंस की बेहतरीन तैयारी करनी है तो बिहार सुपर टेट के नाम से बिहार सुपर टेट जीके और विज्ञान के नाम से एक सीरीज स्टार्ट है, एक बार उसको जरूर देखिएगा। आपकी विज्ञान के क्वेश्चनों पर बहुत बेहतरीन पकड़ हो जाएगी। सभी एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपके मैं कवर करा रहा हूं बिहार सुपर टेट विज्ञान वाली सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 14 का इनमें से सही नहीं बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है जी, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका गलत है। गलत क्यों है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है ना सदैव एक वस्तु पर नहीं, दो अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत एक साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया था। सेकंड क्या कहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी। केवल एक ही सही है जिसमें, सर एक सही क्यों है, दूसरा गलत क्यों है, अभी कंप्लीट डिटेल कवर कराऊंगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1967 में की थी, ये बात बिल्कुल सही है। 1867 में की थी। डेट पूरी याद रखनी है आपको, क्या है जी, 11 मार्च 1867 में की किसने थी, आत्माराम पांडुरंगा ने की थी जी, आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1967 को। की कहां पर थी, बंबई में की थी। की कहां थी, बंबई में। आपकी जल्दी एक क्लास स्टार्ट होने वाली है, लगभग मैं आपको 5 से 7 मिनट में एक टॉपिक बोर्ड पर ट्रिक के साथ कवर कराने वाला हूं। अभी थोड़ा सेटअप स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों उसका मैं आपके लिए, ठीक है जी। अब बात करिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, डेट पता होनी चाहिए, 1920 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1920 में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, ये गलत है आपका इसका। जबकि की किसने थी बच्चों, ये सैयद अहमद खान ने जनवरी 1875 में, और मोमडन्स एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1878 में की गई थी। यह कॉलेज बन गया था, इतना भी आपको पता ही होगा, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 16, राज खालिस्तान वंश के शासक थे। राज किस वंश के थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश के क्या थे बच्चों, शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। सेकंड, यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग की उसकी कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा केवल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब केवल एक सही होगा, बी पर फर्स्ट दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या खालिस्तान होती है। कितनी खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल में कितनी होती है बच्चों? खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल में होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी कवर करना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन इसका बनता है, 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, एक मिनट रुकिएगा मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 2020 में। क्लियर है जी? चलो मैं आपको एक बार बता देता हूं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 2020 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेनिफर ए डोडना को नहीं दिया गया था, ठीक है जी, सम्मानित नहीं किया था। किया तो गया था, भौतिकी के लिए नहीं किया गया था। वैज्ञानिक जेनिफर ए डोडना को किसके लिए सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार 2020 में? रसायन के लिए।
रसायन विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंद्र नेवी खालिस्तान और खालिस्तान के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस के मध्य ये है। आज की क्लास ये हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल